ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत इस्तकबाल आप सभी का। आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दिन आज इसलिए क्योंकि कांग्रेस अपनी 140वीं जो स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है और उसके साथ साथ बहुत कुछ कांग्रेस के इर्द गिर्द चलते हुए आप देख रहे हैं। 2-3 दिनों से कल कांग्रेस ने CWC की बैठक की, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। उस बैठक से पहले दिग्विजय सिंह का एक बयान आता है जो सुर्खियां बटोर रहा है। लगातार आप उसकी चर्चा भी सुन रहे होंगे क्योंकि दिग्विजय सिंह ने थोड़ी सी तारीफ कर दी RSS और BJP के संगठन की और साथ साथ उन्होंने यहां नसीहत दी अपनी ही पार्टी के नेताओं को कि कैसे इस संगठन को मजबूत किया जाए। तो एक तरफ ये खबर चल रही है, इन सब के बीच आज जब स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही थी तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है वो भी काफी अहम है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो काफी मजबूत है और सीधी है, यानी सीधी रीढ़ है उनके पास। और बीजेपी किस ढंग के की राजनीति करती है उस पर सीधा हमला किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा जो लगातार चलती है वोट चोरी की, और इस वोट चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, SIR के खिलाफ केस आपने देखा, और जिसको हम लोग लगातार आप तक लाइव पहुंचाते रहे हैं उन दलीलों को। लेकिन SIR में दिए गए दलीलों पर चुनाव आयोग कैसे यहां पलट गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कुछ और कहता है और बाहर कुछ और कहता है, और ये जो डुअल उनका चरित्र है, दोहरा रवैया है, ये क्यों है, इसको उजागर किया है एक मीडिया फोरम ने। उस पर भी हम चर्चा करेंगे और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ चलते हैं जो आज कांग्रेस के अपने 140वें स्थापना दिवस पर अपनी बात रख रहे थे। और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका है जब कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ऐतिहासिक पार्टी है, 140 साल पुरानी पार्टी, छोटी मोटी पार्टी नहीं, 140 साल पुरानी पार्टी आज संघर्ष कर रही है सत्ता पर काबिज होने के लिए। और कैसे कांग्रेस पार्टी के खाते जो हैं वो सील कर दिए गए थे, और अगर सील नहीं हुए तो उसके बाद उनके खाते में, उनके अकाउंट में मात्र 53 करोड़ रुपए है, जबकि बीजेपी के अकाउंट में 6000 से ज्यादा की रकम पड़ी हुई है। तो दोनों के बीच जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए या बाकी संघर्षों के लिए, उसमें कितना बड़ा गैप है ये आप समझ सकते हैं। तो खबरें बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं कि स्थापना दिवस के बाद वो कह क्या रहे हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और चुनाव आयोग ने क्या यहां चोरी की है, सुप्रीम कोर्ट में बात कुछ और करता है चुनाव आयोग, और बाहर क्यों कुछ और करता है, अपनी ही बातों से कैसे पलट जाता है चुनाव आयोग, इन सब की चर्चा हम करेंगे। पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूं हमारे पास सत्ता कम हो सकती है लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीब के हकों के लिए हम सत्ता में न हो, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद के नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा, पर कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है, इसीलिए कभी आंकड़े छुपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बातें होती है। जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे। कांग्रेस विचारधारा है और कांग्रेस विचारधारा तो सुन रहे थे आप, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और साफ साफ सीधा हमला बोलते हुए बीजेपी के ऊपर धर्म की राजनीति, यानी धर्म की सीढ़ियों को चढ़ के वो कैसे यहां सत्ता पर काबिज है। लेकिन कांग्रेस की अपनी राजनीति है और कांग्रेस कैसे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी, इसकी रूपरेखा यहां अपने एक छोटे से वक्तव्य में, भाषण में आज देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप। इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके अलावा आज जब पूछा गया इनसे दिग्विजय सिंह के बारे में, उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, और साथ साथ दिग्विजय सिंह के बयान को भी सुनेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा क्या आखिर कि यहां पूरा का पूरा मीडिया जो है वो लपक लिया है और एक मौका मिल गया है
कांग्रेस के विपक्षियों के लिए सीधे कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए, जबकि कल सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, मनरेगा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। 5 तारीख से उस आंदोलन की तैयारी है, लेकिन उससे पहले इधर क्या कुछ चल रहा है। और आज, जबकि कल सीडब्ल्यूसी की बैठक, आज 28 तारीख को कांग्रेस के स्थापना दिवस और इन सबके बीच दिग्विजय सिंह का बयान भी काफी मायने रखता है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी अमलेंदु जी। हाँ, देखिए राजीव, मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भाई हमारी रीढ़ सीधी है, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है कि हमारी रीढ़ सीधी है। सत्ता भले ही हमारे पास नहीं, सत्ता भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन हमारी रीढ़ सीधी है, यानी कि हमारा संघर्ष करने का मादा बरकरार है। 140 साल की पार्टी ज़रूर हो गई है, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने संघर्ष किया, देश को आज़ादी दिलाई, तो हमारी लड़ाई इस सरकार के खिलाफ भी जारी रहेगी और वो जज्बा हमारा बरकरार है। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन लड़ने का जज्बा जो है वो भी किसी कॉज के लिए, तो उस कॉज के लिए कि इस देश को जो हमने बनाया है, जो हमने आज़ादी दिलाई, आइडिया ऑफ इंडिया जो है, उसको बचाए रखने के लिए और भारत का लोकतंत्र और इसकी संविधान और इसकी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारा लड़ने का जज्बा बरकरार है और हम बीजेपी से लड़ते रहेंगे और उस लड़ने के लिए हमारी रीढ़ सीधी है। सीधा सीधा संदेश राजीव जी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तीनों को एक साथ ये संदेश मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ये दे दिया है। जी, सीधा संदेश है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी है और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और खासकर आप धर्म की लड़ाई लड़के अगर सीढ़ियों को पार कर रहे हैं, सत्ता पर काबिज हैं, तो ज्यादा दिन आप नहीं रह पाएंगे। और सत्ता पर काबिज रहने के लिए आपको सेकुलर बनना होगा, आपको सर्वधर्म समभाव की बात करनी होगी। ये तमाम बातें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं, करते रहे हैं। जिस प्रकार भारत की आजादी के बाद से और आजादी की लड़ाई में भी सभी धर्मों के लोगों का योगदान था उस लड़ाई में, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती रही। और कांग्रेस पार्टी की आजादी की लड़ाई में क्या महती भूमिका रही वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए यहां पर आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब के बीच कल जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है, उस बयान की चर्चा भी जरूरी है। दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया जिसमें एक फोटो है, उस फोटो में नीचे बैठे हुए हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुछ साथी, ऊपर बैठे हुए कुछ और नेता, दूसरे नेता जिसमें लालकृष्ण आडवाणी से लेकर उस समय के समकक्ष जो नेता थे वो सब बैठे हुए हैं। और उसको ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आरएसएस और बीजेपी का जो संगठन है वो इस ढंग से यहाँ पर किस तरीके से जो निचले क्रम का इंसान है उसको प्रधानमंत्री तक बनाता है, ये सारी बातें वहां थीं और इसको कुछ लोगों ने उसी हिसाब से लपका। लेकिन दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना नसीहत के रूप में उभर के आया है, ये समझने की जरूरत है। और इस पर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह की ही प्रतिक्रिया देखते हैं कि क्या उन्होंने कहा है अपने बयान पे, और उसके बाद फिर प्रतिक्रिया सुनेंगे इस पर संजय राउत की भी, वो क्या कह रहे हैं। तमाम अलग अलग पक्ष विपक्ष के नेता इस पर बात कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जरा सुनते हैं सबसे पहले दिग्विजय सिंह को। आपके बयान के बाद जो बयान आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा है। गोडसे के हत्यारों से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। सही, आपके बयान तो यहां आपके बयान पे और गोडसे के हत्यारों की बात कर रहे हैं, यानी आरएसएस वाला जो मामला है उसको कह रहे हैं कि मैं आरएसएस का समर्थक नहीं हूं, कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये गोडसे वाले हैं और ये मुख्य रूप से महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। ये बात गोडसे के लिए कह रहे हैं। और जब आरएसएस का जिक्र आ रहा है तो आरएसएस के लिए कह रहे हैं ये, क्योंकि उसी संगठन से गोडसे निकल के आया था। लेकिन यहां पर जब मैं अपनी बात करता हूं, दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं जब अपनी पार्टी की बात करता हूं तो हमारी पार्टी में जो खामियां हैं उसको उजागर करना भी मेरा काम है। इसी पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, जरा उनको सुनते हैं। बात ऐसी है, जिस आरएसएस ने कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग नहीं लिया, जिस आरएसएस ने कभी देश का तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर 50 साल तक नहीं लहराया फहराया, जो आरएसएस देश में धार्मिक तनाव निर्माण करने में सबसे आगे है, ऐसे आरएसएस पर मैंने देखा है संसद में दिग्विजय सिंह जी ने बहुत कड़ा प्रहार भी किया है। तो अचानक ये क्या हो गया, ये मुझे हमारे मित्र है दिग्विजय सिंह जी, उनसे मैं समझ लूंगा ये उनका मत परिवर्तन कैसा हुआ।
तो सुना आपने संजय राउत यहाँ कह रहे हैं कि हमारे मित्र हैं संजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, और उनसे मैं पूछूंगा, समझूंगा कि उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, ये बयान कैसे उन्होंने दे दिया। उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत अपनी बयान प्रतिक्रिया दे रहे थे। और चूंकि दोनों कलीग हैं राज्यसभा में, उच्च सदन में, तो जानते हैं दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से, तो कह रहे थे कि मैं समझूंगा, उनसे ही समझूंगा कि ये प्रतिक्रिया कैसी है उनकी, कि उन्होंने साफ साफ अपनी पार्टी के ऊपर सीधा आरोप लगाया है कि हमारी पार्टी में डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति नहीं है, उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह का ये एक अपना नजरिया हो सकता है, मगर उनके नजरिए से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, कितने नहीं रखते हैं, ये भी मानना, यहां समझना होगा। गुलाम अहमद मीर हैं और उनका बयान भी जानना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे जरा समझते हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। जो अंदर हमने सुना है, मगर जो बाहर मीडिया में देखा उसमें तो आसमान जमीन की फर्क। इसलिए मैं पूछा अंदर क्या बात हुई। उन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने एक रेफरेंस के तौर पर कहा है कि जैसे हमारे अपोनेंट है, उनके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड पर काम करती है, हमारी भी अपनी है, हमारी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। उन्होंने ज्यादा जोर दिया है कि हमने पिछले साल उदयपुर में ये कहा था कि इलेक्शन मैनेजमेंट हमारा एक टास्क फोर्स बनेगा, तो वो अभी तक नहीं बना है जो बनना चाहिए था, ताकि हम इलेक्शन को प्योरली जिस भी स्टेट में जो भी चुनाव आ रहा है उसकी ओर थोड़ा संजीदगी के साथ में बहुत पहले से प्रिपरेशन करें। सब आइडियोलॉजिकली इतना डिफरेंसेज है कांग्रेस और संघ या बीजेपी में, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या सीखा जा सकता है जिस पर कांग्रेस में दो अलग अलग। सिखाने की बात नहीं है, उनसे तो कौन सीखेगा, वो तो गुलाम अहमद मीर अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर जो बातें हुई यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो बातें उन्होंने कही उसमें और उसके बाहर जो मीडिया में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं जरा समझूंगा, लेकिन यहां सवाल यही है कि आरएसएस और बीजेपी से तुलना वाली बात नहीं है, और अपोनेंट से जो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे जो चीजें सीखनी चाहिए वो सीखने की उन्होंने नसीहत दी थी। यानी यहां दिग्विजय सिंह के बयान पर घमासान मचाने की कोशिश जरूर हो रही है अमलेंदु जी, ये साफ दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये घमासान मचाने की कोशिश हो रही है, और जबकि दिग्विजय सिंह का बयान जिस संदर्भ में, उस संदर्भ में दिग्विजय सिंह का बयान ठीक भी है। और यही बात कही जा रही है, दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि हम मजबूत हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर उनका मजबूत है बीजेपी का, इसमें कोई शक भी नहीं है, स्ट्रक्चर उनका मजबूत है। और स्ट्रक्चर मजबूती करने के लिए राजीव जी को पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है, स्ट्रक्चर ऐसे तो खड़ा नहीं हो जाता, चलता भी ऐसे नहीं है। अब जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस के पास 300 करोड़ रुपया है और उनके पास 6000 करोड़ रुपया है, 53 करोड़ रुपए, 53, और उनके पास 6000 करोड़, उनके पास 6000 करोड़ रुपए, तो कितना जमीन आसमान का अंतर है, 100 गुने का अंतर लगभग हो गया। बैंक अकाउंट की बात, बैंक अकाउंट की, और मतलब नंबर 2 की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, खैर नंबर 2 कुछ होता ही नहीं है, सब नंबर 1 ही होता है। जब से ये सरकार आई है नंबर 2 में तो काम ही बंद हो गए, क्योंकि नोटबंदी हुई थी, काला धन सब चला गया था, वो तो आ गया था लौट करके। लेकिन अगर नंबर 1 की भी बात की जाए राजीव जी, तो मतलब 100 गुने का अंतर है, तो वो स्ट्रक्चर तो उस पर खड़ा हुआ है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो कहा, ये कहा कि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा। ये बात राजीव जी जब आप न्यूज़ पॉइंट करते हैं उस समय भी हम लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई राहुल गांधी जो कहते हैं, तो राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, राहुल गांधी ने संदेश दिया, उसको ज़मीन पर ले जाने का काम उनके संगठन का है, जो कायदे से नहीं हो पाता। तो यही बात दिग्विजय सिंह ने कही, उसको लेके भाई लोग जो थे उड़ पड़े कि अरे दिग्विजय सिंह ने कह दिया बीजेपी ज़्यादा मजबूत है, बीजेपी। अरे मजबूत नहीं है बीजेपी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जो संगठन की एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कांग्रेस का एक समय में हुआ करता था, हाँ, अगर उसमें कमी आई है उसको ठीक किया जाए। तो यही है, इसको लेकर शशि थरूर जो है राजीव जी, अब शशि थरूर को लेकर भी बहुत सारी बातें लेकर उड़ रहे थे, उन शशि थरूर ने ही इसकी भी हवा निकाल दी मीडिया की, उसकी। उन्होंने कहा भाई हमें किसी से कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है, 140 साल का कांग्रेस का इतिहास है, उससे सीखना है। दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो उनसे पूछ लीजिए। तो ये शशि थरूर ने जवाब दे दिया, उसको भी हम लोग सुन सकते हैं राजीव जी अगर चाहेंगे तो। जी जी, चलिए दिग्विजय सिंह पे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और ये इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि और इस मंच से हम ये बातें, कई लोगों को लगता है कि आखिर दिग्विजय सिंह की इन बातों को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह ने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, ये बिल्कुल फैक्चुअल, जो अगर वहां कोई एरर है तो वो भी आना चाहिए, और फैक्ट है तो वो भी आना चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए, और उसी चीज को लाने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज के जरिए। दिग्विजय सिंह के बयान
पर जो घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस के 140 साल हो गए। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की कल बैठक हुई, उसमें आपने देख लिया कि उसमें आगे की रणनीतियों पर, और अगला साल आंदोलन का साल होगा ये कह रही है कांग्रेस। संगठन का साल 2025 का था। संगठन कितना मजबूत हुआ ये दिग्विजय सिंह वहां दिखा रहे हैं कि संगठन में जो खामियां हैं उसमें, और उसमें यह भी उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को इस पर और एक्टिवली काम करना चाहिए। ये बात दिग्विजय सिंह कह रहे थे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सीधा हमला मनरेगा को लेकर किया था, सीधे सीधे बीजेपी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यहां से, और कल एक तस्वीर आपने और भी देखी होगी जिसमें शशि थरूर भागे भागे आ रहे हैं और सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए। और उसके बाद, क्योंकि उम्मीद यह थी कई लोगों को कि शायद शशि थरूर नहीं आएंगे, लेकिन वो भागे भागे आए। उस तस्वीर को भी आपने देखा था और दौड़े दौड़े। और उसके बाद मैं कहूंगा कि उस तस्वीर को भी अगर दिखा सकते हैं दिखाएं। और आज जब 140 साल की कांग्रेस हो गई है, 140 इयर्स की कांग्रेस में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, इसका अगर इंटरनल तहकीकात इसकी की जा रही है। इस पे अगर देखिए ये तस्वीर, शशि थरूर भाग के दौड़ के आ रहे थे और पहुंचे हैं। कई लोगों को ये उम्मीद थी कि ये आएंगे ही नहीं, लेकिन ये आए हैं और इस मीटिंग में थे वो। और ये तस्वीर आप देखिए। लेकिन इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं शशि थरूर क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान पे। शशि थरूर क्या कह रहे हैं 140 साल की कांग्रेस पार्टी पे। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है ऐसा आपको लगता है? डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में, आप सोचिए। लेकिन दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि बीजेपी और देखिए उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए। तो सुन रहे थे, घेरते हैं लोग। और ऐसे लोग, मीडिया के लोग, हमारे साथी बहुत बदमाश होते हैं, आपको बता दो, बहुत बदमाश होते हैं। हम लोग भी थोड़े बहुत बदमाशी सीख जाते हैं इन्हीं लोगों से। और ये कोशिश वही करते हैं कि जो सुर्खियां बटोरे, कुछ ऐसी खबरें लेके आए जो खबरें सुर्खियां बटोर कर लोगों के बीच एक हंगामा क्रिएट करने की कोशिश हो। वही कोशिश यहां पर दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उसको अगर गहराई से समझिए तो दिग्विजय सिंह अपने, और हमेशा आपको, आपका जो अपोनेंट है, आपका जो दुश्मन है, आपका जो प्रतिद्वंदी है, वो क्या कर रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए। दिग्विजय सिंह पुराने नेता हैं, नजर रखते हैं। उनको लगा कि आरएसएस और बीजेपी में ये खूबियां हैं, उन खूबियों को उन्होंने इंटरनली, और उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो सबसे पहले सोशल मीडिया पे उन खूबियों को उजागर करके, और उसके बाद फिर पहुंचे सीडब्ल्यूसी की बैठक में। ये खामी थी, उनको बात इंटरनली करनी चाहिए थी। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि अगर इंटरनल बातें हैं, आप उस संस्था में हैं जिस संस्था ने आपको क्या नहीं दिया, उस संस्था ने आपको मुख्यमंत्री पद और के साथ साथ बहुत कुछ नवाजा। उस संस्था ने, आज आप राज्यसभा के सांसद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी रहे, और बहुत सारी चीजें हैं। इन सब के बीच अगर आपको अपनी ही पार्टी में कहीं खामियां दिखाई दे रही हैं तो आपको अपने मंच पे बात करनी चाहिए, न कि उनकी खूबियों को और सार्वजनिक करना चाहिए और अपनी खामियों को उजागर करना चाहिए। इससे आप दुश्मनों के, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसके निशाने पे आते हैं। वही निशाना यहां पे है, यही माना जाए। बिल्कुल राजीव जी, यही निशाना है। भले ही आपने किसी संदर्भ में बात कही हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सीनियर लीडर हैं और वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और राज्यसभा में आपका लंबी समय से है, आपका 50 साल से ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव है। और मीडिया को इतना ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली मुझे लगता है कांग्रेस में कोई नेता नहीं है जितना आप हैं। और इतना ही नहीं, आप मीडिया विभाग के, वहाँ संचार विभाग के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं। 2014 से पहले आप ही थे, तो आप मीडिया को अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये क्या से क्या कर सकता है। और ख़ास तौर से पिछले 11 सालों में जो मीडिया का चरित्र बदला है राजीव जी, उसमें तो और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी। तो ये एक जो तीर निकल जाता है अनजाने में, तो उसको दूसरे लोग कैसे लपकेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए था। आपकी बातों से असहमति किसी को नहीं हो सकती है, जो भी आपकी बात को समझेगा, लेकिन उसका
अर्थ का अनर्थ किस तरीके से निकाला जाएगा, ये देखने वाली बात। मुझे याद है राजीव जी, अतुल अंजान जो सीपीआई के नेता हुआ करते थे, वो एक कार्यक्रम में थे, वो बाहर निकल कर आए, उन्होंने कुछ कहा, वो आधी बात कह पाए थे और तब तक ये जो था वो चिल्लाना शुरू हो गया एंकर की तरफ से। वहाँ रिपोर्ट जारी होती है उनके सामने ही कि ये अतुल अंजान ने ये कह दिया, ये कह दिया। वो रोक रहे, भाई पूरी बात तो सुन लो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं, और बाद में फिर उसका अतुल अंजान ने एक टीवी चैनल पर कहा कि भाई आप ही के चैनल पर इस तरीके से हुआ कि आपका रिपोर्टर जो था मेरी आधी बात काट को चिल्लाना उसने शुरू कर दिया। अतुल अंजान ये कहना, अतुल अंजान पूरी बात सुनी ही नहीं, मैं रोक रहा हूँ भाई पूरी बात तो सुन लो। तो यही है, आपने आपकी पूरी बात सुनी नहीं गई और चिल्लाना लोगों ने शुरू कर दिया, बात का पतंगा बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ बहुत सोच समझकर बोलने की भी आवश्यकता है, खास तौर से जब आप पब्लिक में आए उस समय। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिक में जब आप हैं और जब आप अपने अंदर बैठक कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी क्या खामियां हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी कोशिश कर रहे हैं, आपका वो मंच है CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और इससे बड़ी कमेटी नहीं है आपके अंदर, और जहां आप तमाम लोग बैठे हुए हैं उस CWC के आप मेंबर हैं, आप बैठे हुए हैं, वहां आप अपनी बात रखिए, पुरजोर तरीके से रखिए। लेकिन आप मीडिया में, और उसमें भी जो सबसे बड़ा आज की तारीख में आपके लिए राइवल की भूमिका में है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस पर आप सीधा हमला बोलते हैं और उनकी आप तारीफ करेंगे अगर, तो फिर कैसे अंदर खाने इसे बर्दाश्त किया जाएगा। जो खामियां हैं उन खामियों को आप पॉइंट वाइज वहां रख सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आरएसएस के मैं कभी भी करीब नहीं जा सकता। अच्छी बात है, आप नहीं जा सकते, बीजेपी के करीब नहीं जा सकते आप, लेकिन इतना तो है कि आप तारीफ कर उनके जो आंकड़े हैं उसको आप बढ़ा रहे हैं, उनके पॉइंट्स को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। आप ये भी समझिए, आप कहीं ये तो आप इनडायरेक्ट रूप से कर ही रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से कर ही रहे हैं। और राजीव जी देखिए, ये कितने शातिर लोग हैं कि पंडित नेहरू जाते हैं कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में और उसको ये पिछले 75 सालों से सर्कुलेट कर रहे हैं कि आरएसएस के कार्यक्रम में नेहरू जी गए थे। तो ये जितने शातिर लोग हैं, तो और दिग्विजय सिंह इनकी शातिराई को अच्छे तरीके से समझते भी हैं, सीधे सीधे हमले भी करते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है राजीव जी, जिस समय यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर तमाम बहुत भद्दे भद्दे मेमेज जो थे बना के वो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते थे, दिग्विजय सिंह को भी किए जाते थे। और दिग्विजय सिंह ने सिर्फ एक बयान दिया था कि ये जितने मेमेज तैर रहे हैं, अगर ये डाउन नहीं किए गए तो मैं सबके खिलाफ एक्शन लूंगा। और दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक एक मेमेज जो था वो डाउन हो गया था और आज तक नहीं आया फिर उस तरीके से। तो दिग्विजय सिंह जब ये चीज़ जानते हैं कि ये कितने शातिर लोग हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है और इनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है। बहरहाल ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन एक विश्लेषक के नाते हम जो बात कह सकते हैं वो यही है कि बहुत सावधानी बरतने का दौर है ये। बिल्कुल, बहुत सावधानी बरतने का दौर है, बरतना भी चाहिए। लेकिन और जबकि CWC की बैठक हो रही है, तब जबकि 140वां स्थापना दिवस आप बिल्कुल उसके नेक्स्ट डे आप मना रहे हैं, और वैसे में आप अगर ये बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को आप कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, कमजोर आंकते हैं और देश दुनिया के सामने अपनी पार्टी की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। इन कमजोरियों को उजागर कर आप सत्ता पर कैसे काबिज होंगे, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सोचना होगा। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है आज का बहुत महत्वपूर्ण है। उनके एक बयान को सुनना यहां पर सुनाना जरूरी है, क्योंकि आज जब 140वां स्थापना दिवस इनका कांग्रेस पार्टी का, और वैसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के विचार अगर अपने कार्यकर्ताओं तक, वो अपनी बातों को बिल्कुल आखिरी पंक्ति तक पहुंचा पाते हैं, तो शायद कांग्रेस यहां और मजबूती के साथ 2026 का आगाज कर पाए। और उसमें जिसे आंदोलन की बात कर रहे हैं, मनरेगा जैसे एक बहुत बड़े स्कीम को इन्होंने खत्म किया है और नई स्कीम को यहां लॉन्च किया गया। विकसित भारत जी राम जी स्कीम जो है, योजना जो है, ये कितना कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले मनरेगा कितना कारगर साबित हुई थी, 20 सालों में मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया था, ये सब कुछ इसी देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च भी किए गए, कुछ रिसर्च फेलोज, कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक ओपन चिट्ठी भी लिखी थी। ये सब कुछ हम आप तक पहुंचा चुके हैं न्यूज पॉइंट के जरिए। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की आगे की रणनीति क्या है, क्या कह रहे हैं आज की तारीख में उन अपनी पार्टी के लिए, देश पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए, जरा सुनिए। तो यहां सुनाते हैं तुरंत इस बाइट को जल्दी से जल्दी। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पे यही है, महत्वपूर्ण है कि क्या यहां मल्लिकार्जुन खड़गे के विचारों को दिग्विजय सिंह जैसे नेता समझेंगे, शशि थरूर जैसे नेता समझेंगे। जरा एक टिप्पणी यह करना जरूरी है यहां अमलेंदु जी, कि चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे माफी चाहूंगा, चाहे दिग्विजय सिंह हो, मल्लिकार्जुन खड़गे तो आज लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी को। लेकिन राहुल गांधी के लिए भी जो बातें अंदर खाने
कहने से होती हैं कि राहुल गांधी लोगों से मिलते नहीं हैं, अपनी पार्टी के सदस्यों को वो समय नहीं देते हैं। कई चिट्ठियां हम लोगों के पास भी तैरते हुए आ जाती हैं कि 3 साल से समय मांग रहे हैं, नहीं दिया। आप याद कीजिए कि जैसे अलका लांबा आम आदमी पार्टी में चली गई थी, उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मैं 3 साल से जनरल सेक्रेटरी होने के बाद भी समय मांगती रही, राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। अब दोबारा वो आ चुकी हैं अपनी पार्टी में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे राहुल गांधी को भी समझना कि अगर आपसे समय मांगा जा रहा है, आपके पास समय कम है, लेकिन फिर भी आप समय क्यों नहीं देते हैं, ये हम तो नहीं कह सकते। लेकिन एक पार्टी में आप हैं, आप सिर्फ पोस्टर बॉय नहीं हैं उस पार्टी के, आप उस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। आपकी तरफ लोग निगाहें लगाए हुए हैं, बैठे हैं, देखते हैं। जरा पहले सुन लेते हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे को। साथियों, आप सभी जानते हैं 2025 में महान नायिका इंदिरा गांधी जी के नाम पर यह भवन कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बना। हमारे सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया जी के अथक प्रयासों की ये देन आने वाले समय में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। 100 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के बाद सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, स्वतंत्रता के युद्ध में भय एकमात्र अक्षम विश्वासघात है, निराश एकमात्र अक्षम पाप है। आज हम आजादी की छाव में हैं, पर उनकी बातें आज भी अहमियत रखती है और आज हम संविधान और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए मनरेगा जैसे जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैं देश भर के सभी कांग्रेस जनों से अपनी ये अपील दोहराना चाहूंगा कि एक स्वर में एकजुट होकर मनरेगा को बचाने के लिए जन जन के बीच जाइए। इसके लिए हमें दांडी मार्च और भारत जोड़ो आंदोलन जैसी भावना के साथ जुटना होगा। गरीबों और कमजोर लोगों के हक में मनरेगा की बहाली के लिए हम हमारे सरकार को मजबूर करेंगे। तो सुन रहे थे यहां पर साफ साफ अपनी बातें रखते हुए, अपनी पार्टी की बात रखते हुए, मनरेगा का जिक्र करते हुए यहां आज अपने स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे यहां अपनी बात रख रहे थे। और इसी स्थापना दिवस पर अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दी है। राहुल गांधी ने क्या कुछ उन्होंने लिखा है ये भी आप तक हम लेकर आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ राहुल गांधी, ये देखिए ये ट्वीट राहुल गांधी का लिख रहे हैं कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हर कांग्रेस जन को हार्दिक शुभकामनाएं। हम उस ऐतिहासिक विरासत और उन महान बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी दिलाई, संविधान की नींव रखी और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय व समानता के मूल्यों को मजबूत किया। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है जो हर कमजोर, हर वंचित और हर मेहनतकश के साथ खड़ी रही है। संकल्प है कि नफरत, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ सत्य, साहस और संविधान की रक्षा की लड़ाई और अधिक मजबूती से लड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी ट्वीट करते हुए, अपने ही लोगों को यहां मजबूती प्रदान करने की कोशिश करते हुए, एक हिम्मत बढ़ाते हुए। जिस वक्त उन्हीं की पार्टी के कई नेता आपने देखा, ये पहली बार नहीं है, कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बहुत सारे आरोप लगाते हुए। गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्ने की चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफानामा सौंपा था और ऐसे बहुत सारे और भी नेताओं ने, मिलिंद देवरा से लेकर तमाम लोगों ने पार्टी छोड़ी, अपनी अपनी बातें रखी। कुछ लोग विद इन दी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठकर भी कांग्रेस की बुराइयां करते रहे, आज भी कर रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह का नाम आज की तारीख में सबसे ऊपर आ रहा है। शशि थरूर को आपने देखा, राहुल गांधी को जब पुतिन आते हैं तो बुलाया नहीं जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर पार्टी में राष्ट्रपति नहीं बुलाती हैं, राहुल गांधी को नहीं बुलाती हैं, लेकिन शशि थरूर को बुलाया जाता है। शशि थरूर चले भी जाते हैं। तो ये अपनी पार्टी के साथ आप खड़े रहें या आप उनके साथ खड़े रहें, ये आपको तय करना होगा। लेकिन यही डेमोक्रेसी है और यहां पर इतनी छूट भी है इस पार्टी में, 140 साल पुरानी पार्टी। लेकिन क्या इस पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए राहुल गांधी
आगे बढ़ेंगे। इन सब का जिक्र हम बार बार करेंगे, लेकिन इन सब के बीच एक खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया है, वो अपने बयान से कैसे यू टर्न ले लिया है बाहर। एक्चुअली द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में क्या कुछ है ये बताने की जरूरत यहां पे है। जरा आते हैं, सीधा चलते हैं अमलेंदु जी आपके पास की कैसे देखा जाए और क्या कुछ है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने क्या लिखा है, क्या बताया है, और कैसे चुनाव आयोग। और कई बार मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बयान कुछ और देता है, बाहर आके कुछ और देता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो आधार कार्ड का था। आधार कार्ड के उदाहरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, हम तो सब जगह लागू करके बैठे हुए हैं, सब जगह मांग रहे हैं, कौन कहता है कि आधार कार्ड वैलिड नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि चौथी बार में आदेश देना पड़ा, लिखना पड़ा। और आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि आधार कार्ड को कई जगह बीएलओ वैलिड नहीं मान रहे हैं। यहां क्या हो रहा है? बिल्कुल वैलिड नहीं मान रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार जी खुद नहीं मान रहे हैं। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने एसआईआर की घोषणा की, उसमें सवाल भी पूछा गया, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि वो उसका अधिनियम जो ये कहता है वो पहचान पत्र नहीं है, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अरे आपसे कौन पूछ रहा है कि वो है कि नहीं? आप ये बताइए कि उसके आधार पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल होगा कि नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बताइए, आपकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। और राजीव जी, चौथी बार सुनवाई में जब ये आदेश जारी करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि भाई आखिर हमने जो कहा, हमने पहले भी आदेश दिया, उसमें इनको समझने में दिक्कत क्या आ रही है, हमारी यही समझ में नहीं आ रहा है। हमने साफ स्पष्ट आदेश दिया है कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, इसके आधार पर आपको वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना पड़ेगा। और फिर स्पष्ट रूप से दोबारा आदेश जो था वो जारी किया गया, और तब चुनाव आयोग को ये वहाँ कहना पड़ा। वहाँ भी चुनाव आयोग के वकील जो थे वो वही बातें दोहरा रहे थे जो ज्ञानेश कुमार उस चौथे आदेश के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा रहे थे, तो इसको उन्होंने नहीं माना। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आई है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, राजीव जी, ये बहुत गंभीर रिपोर्ट है। और इन्होंने सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं की, इन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार और कई राज्यों में जाकर खुद ऑन द स्पॉट सर्वे किया है। बीएलओ के जो ऐप है, बीएलओ ऐप, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत की है, उनका वर्जन लिया है, सारी बातें की हैं, और जो गड़बड़ियां की जा रही हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। ये उनका दावा है उस रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट का। और उसमें जो उन्होंने कहा है, रिपोर्ट क्या है? हाँ, रिपोर्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि उसका जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जब प्रशांत भूषण ने कहा कि साहब इन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया बिहार में डी डुप्लीकेशन का, और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ही रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में भी जो है वो कई लाख जो है वो डुप्लीकेट वोटर्स अभी भी बने हुए हैं, और इन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, और मशीन रीडेबल सर्च जो है इन्होंने इसमें नहीं बनाया। इस पर कहा गया था कि वो हमारा ख़राब है, 2023 में हमने उसका आखिरी बार इस्तेमाल किया था, वो हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके ठीक 8 दिन बाद चुपचाप राजीव जी वही डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस एसआईआर में लागू कर दिया गया। कोई उसका मैनुअल आपने जारी नहीं किया, आपने उसकी कोई लिखित विज्ञप्ति जारी नहीं की, कोई लिखित उसके बारे में आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि इसको किस तरह से करना है, और उसने अपने आप वोट डिलीट करना शुरू कर दिए। ये आया, और इसके बाद ये हुआ कि उसे एक और सॉफ्टवेयर था वो भी चुपचाप लागू कर दिया। उस सॉफ्टवेयर से लोगों को मार्क किया जाने लगा कि ये संदिग्ध वोटर है, और जो ईआरओ है उसको मालूम ही नहीं कि उसको वो किया जा रहा है, और वो जब लॉगिन करता है तो मालूम पड़ता है कि ये तो नोटिस जा चुके हैं, उसके जैसे ही उसने लॉगिन किया वैसे ही लोगों को नोटिस इशू हो गए। तो ये बहुत बड़ा घपला जो है ये सामने निकल कर आया है। ये रिपोर्ट राजीव जी कुल मिलाकर है, ये बहुत बड़ा घपला है। आप एक जगह कुछ और कहते हैं, दूसरी जगह कुछ और करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपके दिए गए एक एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वहां आप दलीलें दे रहे हैं और उन दलीलों को लिखा जाता है, ऑन रिकॉर्ड रखा जाता है। कुछ तो हलफनामा आप पेश करते हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग क्या झूठ बोल रहा था, क्या गलत बोल रहा था? आप याद कीजिए कि ऐसे ही चुनाव आयोग ने कहा था कि जो ईवीएम है वो किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है, हम नहीं होता है, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होता है, डाटा केबल से कनेक्ट नहीं होता, ये कहा था। और जब सुप्रीम कोर्ट में जब कहा जस्टिस संजीव खन्ना उसमें उसकी सुनवाई कर रहे थे राजीव जी, बाद में वो सीजीआई बन गए थे, उन्होंने कहा कि कोई चुनाव आयोग का अधिकारी 2 बजे तक आए और हमको आकर बताए। तो जब 2 बजे चुनाव आयोग का अधिकारी आया राजीव जी, तो उसने बताया कि वो सिंबल लोडिंग यूनिट मशीन जो है वो लैपटॉप से जोड़ी जाती है, इंटरनेट से भी जोड़ी जाती है, डाटा केबल से भी जोड़ी जाती है, और जो लैपटॉप है वो डीएम के पास रहता है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है डीएम के पास रहता है, और वो चाहे तो उसका डाटा डिलीट कर सकता है लेकिन करता नहीं है।
ये सारी बात खुलकर जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि हाँ हम इसको करते हैं, और सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। और जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा भी था, तो इसका मतलब कि वो डाटा डिलीट भी कर सकता है। इस पर उन्होंने कहा था कि हाँ कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। इसका मतलब वो कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आई, तो इसलिए जो कहा जाता था कि ईवीएम बहुत सेफ है और इसका कोई दुरुपयोग नहीं है, इसको कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के अधिकारी ने खुद जाकर बताया कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो सिंबल लोड किया जाता है वो तो बाकायदा लैपटॉप से ही किया जाता है, डाटा केबल से जुड़कर किया जाता है। बिल्कुल। और ये भी बताया गया था कि ये जो लैपटॉप है इसको किसी जगह पे, सुरक्षित जगह पे रख दिया जाता है, लेकिन डाटा को यहां से डिलीट नहीं किया जाता है। तो एक जो अभी तक मुझे भी नहीं पता था कि इसको किसी इंटरनेट से कनेक्टिविटी इसकी होती है, कनेक्शन इसका होता है। सिंबल लोडिंग यूनिट जो है जिसमें सिंबल्स होते हैं, जहां आप बटन दबाते हैं और वोट देते हैं, उसको किसी और इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन सिंबल लोडिंग यूनिट को इंटरनेट और एक लैपटॉप से कनेक्ट किया जाता है। ये सारी बातें, सारे पोल खुले थे उस समय जब ये सुप्रीम कोर्ट में जो आप बता रहे हैं उसमें खुले थे। और राजीव जी, बिहार चुनाव में चुनाव के वक्त एक और पोल खुली। पुष्पम प्रिया चौधरी जो है वो चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया पे डाला और चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि पहले उनको बताया गया कि उनका नाम जो है 5वें या 6ठे नंबर पे बताया गया, उस पर था, लेकिन जब मालूम पड़ा कि उस 5वें या 6ठे नंबर पे कांग्रेस का वो निशान मतलब जो आएगा, मतलब जो सिस्टम तय किया गया होगा, तो कुछ किया गया होगा उसमें, तो वो हटा के 24 घंटा पहले इनका बदल के दूसरी कर दिया गया, कांग्रेस का दूसरी कर दिया गया। और कहा उनका कि तो मेरे घर के ही वोट मुझे नहीं मिले, मेरे बूथ पे मेरा वोट कहाँ चला गया। तो यानी कि कुछ समझ में आया होगा कि अगर इतना बड़ा घपला होगा तो पकड़ में आ सकता है, तो वो चेंज किया गया। और लेकिन वो चेंज हुआ तो उसमें भी घपला पकड़ में आ गया। ये उनका पुष्पम प्रिया चौधरी का आरोप है। हम लोगों ने ब्रेकिंग में हमने किया था, न्यूज़ में भी हमने उसकी चर्चा की थी, उनका हमने ट्वीट भी दिखाया था, अभी भी हम लोग के पास होगा, बाद में कभी उसे दिखा भी सकते हैं। तो ये उनका साफ तौर पर आरोप था। तो यानी राजीव जी, ये जो सिंबल लोड होता है, इसी में सबसे बड़ा घपला होता है कि लोगों को मालूम नहीं पड़ता। भाई आप 1 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए पर्ची आके देखती है कि आपने किसको वोट डाला, और पर्ची 7 सेकंड तो पर्ची फिर चली गई। तो जब पर्ची निकल रही है और आप दिखा भी रहे तो उसको काउंट करने में दिक्कत क्या है? यही अभिषेक मनु सिंह भी और प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में भी तर्क दे रहे थे। जी बिल्कुल। कई बार इस बारे में और अभी और भी बहुत कुछ होना है ईवीएम को लेकर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ईवीएम को लेकर बहुत सारी बातें यहां सीधे सीधे सामने आती हैं, ईवीएम को लेकर जब सीधे सीधे ये कहा जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, घपलेबाजी हैं और इनको दूर करने की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कुछ और दावे करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाहर चुनाव आयोग कुछ और कहता है। डी डुप्लीकेशन का मामला, जब आप एसआईआर कर रहे हैं और एसआईआर में एक ही नाम के 2 लोग हैं, 2 अमलेंदु उपाध्याय अगर हैं, तो एक अमलेंदु उपाध्याय को डिलीट कर दिया जाए और दूसरे को यहां खड़ा किया जाए, यही सवाल तो पूछा गया था। वहां पे आपके पास ये सिस्टम है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यह कहा कि यह सिस्टम हम लोगों के पास 2023 तक था, लेकिन अब वो नहीं है और इसको हम लोग अभी कब सुधरवाएंगे, क्या करेंगे, इस पे कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन इसको आप चुपके से बिहार में लागू करते हैं, लाखों की संख्या में आप वोटर्स कार्ड देते हैं, और देखिए यही हालत यहां दूसरे राज्यों में भी है। असम में एसआर करवाए, और एसआर यानी स्पेशल रिवीजन करवाए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं एसआर कह रहे हैं, और उसमें आपने 10 लाख वोटर्स के नाम काट दिए। यह खबर अभी आ रही है। दूसरी खबर आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में 59 लाख लोगों के नाम कट गए। यहां उत्तर प्रदेश में 31 तारीख को यानी परसों लिस्ट आएगी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 2,89,00,000 नाम ऑलरेडी कट गए हैं, मतलब लगभग 3 करोड़ नाम कट चुके हैं। और यह जबकि 12 राज्यों की बात है और 13वां राज्य एक बिहार जो हो चुका है, और इसमें अगर इतने नाम कट जाएंगे 5 करोड़ के लगभग, उससे ज्यादा नाम अगर 12-13 राज्यों में 50% राज्यों में कट गए, तो इसका मतलब है कि 10-12-14 करोड़ नाम आपके कट गए। ये कहां जाएंगे? अगर इसी देश में है, चलिए उसमें से कुछ लोग ऊपर चले गए यानी उनकी मौत हो गई, इस दुनिया में नहीं है, कुछ लोग यहां से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए, लेकिन ओवरऑल अगर आपको लगता है, और ये अपने आप में विपक्ष के लोग कहते हैं कि वोटर के पास जाना चाहिए चुनाव आयोग को, जबकि चुनाव आयोग के पास दौड़े दौड़े वोटर आ रहा है। यह सरकार ऐसी हो गई है, सरकार जनता के द्वारा चुन के आती है, लेकिन जिन्होंने चुना अब वो फिर अपने आप को कह रहे हैं कि हमको भाई मतदाता बना लो, पिछली बार हमने जिता दिया है। यानी यहां कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अब हमारी आखिरी, इसको अगर गहराई से सोचिए, आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी कहूंगा आप भी जरा गहराई से सोचिए कि मतदाताओं को अपने से दूर कौन सी पार्टी करती है। क्या अब आपने सोच लिया कि हमको देश में चुनाव करवाना ही नहीं है? और पहली बात, अगर मतदाता हैं
तो मतदाताओं को आप अपने पाले में, अपने खेमे में रिझा के या जिस भी ढंग से लालच देकर, लोभ देकर जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप मतदाताओं के नाम ही, यानी वोटर लिस्ट से उनके नाम ही हटाते जाएंगे, 10, 12, 14 करोड़ नाम आप हटा देंगे, तो फिर देश में मतदाताओं की संख्या कम होगी। ये संख्या कम करके आपको क्या फायदा है, यह समझने की जरूरत है। या आप सीधे सीधे चुनाव वाली पद्धति से ही बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप इस देश में अब डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही लाना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब हम चुनाव करवाएंगे ही नहीं, जो चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे, आजीवन बीजेपी की ही सरकार जो है वह सत्ता पर काबिज होगी? क्या यही होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी? ये सारी बातें यहां जानना जरूरी है जब आप गहराई से इसका विश्लेषण करते हैं। तो अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, विश्लेषण करते हैं तो इसका ये बिल्कुल जानना समझना जरूरी है। और ये जो रिपोर्ट है राजीव जी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, ये आप जो बात कह रहे हैं उसकी तरफ इशारा साफ तौर पर करती है। एक तो बिहार में आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, चूंकि आपको वहां चुनाव जीतना था, मतलब बीजेपी को चुनाव जिताना था, तो वहां आपने लगभग 15 लाख जो थे वो डुप्लीकेट वोटर्स आपने वहां रखे। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है कि लगभग 15 लाख डुप्लीकेट वोटर्स बिहार में ये उस लिस्ट में रहे जिसमें आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, जी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। लेकिन इन राज्यों में जहां आप एसआईआर करा रहे हैं बाकी बाहर राज्यों में, यहां आपने इसका इस्तेमाल किया। और जो आपका मैनुअल कहता है, उस मैनुअल में यह है कि अगर आपको होता है तो उसको आपको देना होता है नोटिस, जिसका आप डुप्लीकेट देखते हैं नाम काटने के लिए। वो आपने किसी को नोटिस नहीं दिया है कि आपका डुप्लीकेट नाम काटा है, नाम काटा जा रहा है। लेकिन आपके उसने सबसे बड़ी चीज है कि आपको कैसे पता कि ये नाम अमलेंदु उपाध्याय 4 हो सकते हैं, 4 अलग अलग आदमी हो सकता है। और यही तर्क जो थे ज्ञानेश कुमार जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे रहे थे कि अमलेंदु उपाध्याय, रमेश कुमार 25 नाम हो सकते हैं, 25 अलग अलग हो सकते हैं, तो ये तो सब पे एग्जैक्ट डिलीट हो जाएंगे। आप ये भी कह रहे थे। तो लेकिन रमेश कुमार, वल्द जो है सुरेश कुमार, ये तो 25 नहीं होंगे ना, और उम्र भी सबकी एक सी नहीं होगी। एक पल के लिए मान लिया कि पिता का नाम भी मिल रहा है, 2 लोगों के पिता का नाम, 2 लोगों का अपना नाम मिल रहा है, चलिए ये भी होता है, इसमें वो नहीं है, 140 करोड़ की आबादी है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको ये तो पता करना होगा ना कि ये आदमी 2 है या नहीं है। हाँ। इस नाम के 2 लोग हैं या नहीं है। अमलेंदु उपाध्याय 1, अमलेंदु उपाध्याय 2, दोनों अगर दोनों का पता लगाया जाए तब तो पता लगेगा ना। आप बिना पता लगाए आपकी मशीन वो काट दे रहा है। हाँ। आपकी मशीन नाम आपका काट कर निकाल दी, और उसके बाद में आप कह रहे हैं ऐसे में 15 लाख, ये जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको 15 लाख वोट चाहिए एक्स्ट्रा। उस एक्स्ट्रा वोटर्स को आपने रख लिया, 15 लाख वोटर्स को आपने बल्ले बल्ले आपकी हो गई, आपने अपनी सरकार बना ली। चलिए जी अब यहां से आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल चलते हैं। और पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले देश के गृह मंत्री जी संसद के भरी सभा में कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तो हम जीतने वाले हैं, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु हम जीतने वाले, यही तो घोषणा करते हैं। इसका मतलब साफ ये समझा जाए कि चुनाव आप अपने हिसाब से करवा रहे हैं, चुनाव आप अपने हिसाब से जीत रहे हैं, देश पर अपने हिसाब से काबिज हैं। विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रहेगी कल को, और विपक्ष को बिल्कुल ही इस ढंग से कर दिया जाए कि उसके पास न पैसा रहे, न बिना पंख की पक्षी जैसे होती है वैसे कर दिया जाए, जिसके पास फड़फड़ाने के अलावा कुछ ना हो, उड़ ही ना पाए। और वो स्थिति अगर कर देंगे आप, तो फिर देश में तानाशाही के अलावा क्या होगा? अमलेंदु जी। बिल्कुल, तानाशाही के अलावा क्या होगा। और राजीव जी, ये जो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था 2018 से इस्तेमाल हो रहा था, 2018 से 2023 तक। और जो इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव रिपोर्ट ये भी कहती है, उस मैनुअल के मुताबिक अधिकारियों को ज़मीन पर एक्सरसाइज करनी होती थी ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि एक से ज़्यादा लोगों के पास एक से ज़्यादा वोटर कार्ड है, तो वोटर को क्वासी जुडिशियल हियरिंग देनी होती थी, फिर किसी भी डुप्लीकेट आईडी को डिलीट करना होता था। यानी पहले आपका सॉफ्टवेयर पकड़ता था, फिर ज़मीन पर आपके अधिकारी को उसकी तहकीकात करनी होती थी कि ये 2 व्यक्ति एक ही हैं या एक ही व्यक्ति के 2 हैं, ये आपको करना होता था। और जब आप कर लेते थे तब आप नोटिस देते थे, उसकी हियरिंग होती थी और तब नाम काटा जाता था। यहां आपने अपना सॉफ्टवेयर चुपचाप लागू कर दिया, बीएलओ को पता नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर लागू हो गया है, इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, जो ईआरओ है उसको पता नहीं है, डीआरओ जो है उसको पता नहीं है, और सॉफ्टवेयर ने अपने आप नाम डिलीट कर दिए, और नोटिस जो इशू करने थे वो नोटिस भी उसने अपने आप इशू कर दिए। ये जो है ये पकड़ा उन्होंने, और इसकी बाकायदा उन्होंने ये ईआरओ की बात आप कर रहे हैं, ईआरओ ही मेन होता है कि आपका नाम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ईआरओ ही,
जो राजीव जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत चुनाव आयोग नाम नहीं काट सकता। बिल्कुल। ईआरओ नाम ईआरओ काट सकता है और ईआरओ के जोड़ सकता है और उसकी एक प्रक्रिया है, उसको पालन करना होता है। पहले नोटिस देगा फॉर्म 7 के अनुसार। फॉर्म 7 के अनुसार पहले फॉर्म 7 कोई भरेगा जो आपत्ति जताएगा, अगर ईआरओ खुद आपत्ति कर रहा है उसको भी फॉर्म 7 भरना होगा, वो करेगा, फिर नोटिस देगा, हियरिंग होगी, तब नाम कटेगा। और यहाँ आपने ईआरओ को मालूम नहीं है, वो जैसे ही लॉगिन करता है मालूम पड़ा कि उसके लॉगिन करते ही नोटिस इशू हो गया। बिहार में ऐसे 10 लाख से ज्यादा चिट्ठियां चली गई लोगों के पास कि आपके नाम आप वेरिफिकेशन करवाइए नहीं तो आपका नाम कट रहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी। उसके अलावा कल एक खबर और उसका अपने यहाँ भी हमने जिक्र भी किया था कल न्यूज पॉइंट में भी, और एक स्पेशल आप रिपोर्ट भी देखे होंगे हमारे ही इसमें आंचल की रिपोर्ट थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें यह साफ साफ बताया गया था कि कैसे यहाँ इसके बाद आप पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और पश्चिम बंगाल में भी वही काम करते हैं, कैसे लोगों के नाम काटे गए हैं। पश्चिम बंगाल में अगर 58 लाख से ज्यादा लगभग 59 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं तो उसमें ईआरओ की क्या भूमिका थी ये समझना जरूरी है, और कई लोगों को नोटिस भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ एक खबर यह भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको अब वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है और उनके ऊपर फिजिकल थ्रेट है कि उनको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन अगर चुनाव आयुक्तों या चुनाव अधिकारियों को अगर XYZ श्रेणी की सुविधा के साथ घूमना पड़े तो फिर वो चुनाव क्या करवाएगा अमलेंदु जी? बिल्कुल राजीव जी, इसका मतलब कि आप ये बता रहे हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की भूमिका तैयार कर रहे हैं? तो इसका मतलब सीधे सीधे चुनाव आयोग क्या अब जो सक्रिय राजनीति है उसमें सीधा हस्तक्षेप कर रहा है? एक जो कहा जाए कि चुनाव आयोग जो है वो एक पक्ष बन गया है, राजनीतिक दल बन गया है। अगर चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल बन गया है तो आप इस तरीके कुछ भी कीजिए, वरना आपको क्या आवश्यकता थी ये वाई कैटेगरी की श्रेणी की सुरक्षा देने की? राज्य सरकार से आप कह सकते हैं राज्य सरकार दे, राज्य सरकार अपने हिसाब से देती है, जो सुरक्षा दी जाती है वो दी ही जाती है सामान्य तौर पर। अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता क्या है? क्या ये है कि बंगाल बहुत खतरनाक राज्य हो गया है बाकी राज्यों से अलग जो आपने दिया है? इसका मतलब राजीव जी जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग और केंद्रीय पुलिस बलों की मदद से बंगाल का चुनाव लूटना चाहती है, ये उनका आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं, उनका आरोप है। आप इसको टीएमसी का आरोप है। तो ये आप अभिषेक बनर्जी दिल्ली आ रहे हैं, मिलने वाले हैं यहाँ चुनाव आयुक्त से मिलेंगे, तो ये उनका आरोप है। तो इसका मतलब आप उन आरोपों को सच साबित करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वरना ये इसकी आवश्यकता नहीं थी वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की। आखिर भाई एक चुनाव अधिकारी को क्या खतरा हो सकता है? मालूम तो पड़े ना क्या खतरा हो सकता है। क्या खतरा ये है कि वहाँ BLOs ने अपनी जान खुद ले ली है, उनके परिजनों से कोई है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी जान जाने के पीछे जो उन्होंने खुद जान ली है उसके लिए आप दोषी हैं। अगर इसके लिए आप दोषी हैं तो आप पर मुकदमा चलना चाहिए खुद की जान लेने का, उकसाने का। ये बहुत सारे राजीव जी इफ एंड बट्स लग सकते हैं इस घटना के बाद जो आपको इस तरह की सुरक्षा प्रदान की गई, वरना कोई ऐसी कोई मुसीबत नहीं आ रही थी कि अतिरिक्त सुरक्षा जो है वहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी जो वहां के हैं पश्चिम बंगाल के, उनको अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। वाई श्रेणी की सुरक्षा, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको मुहैया कराई जा रही है। अभी से थोड़ी देर पहले उसकी घोषणा हुई है। और इन सब के बीच चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके बिहाफ से जो खड़े होते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश करते हैं वकील राकेश द्विवेदी साहब, वो कुछ और कहते हैं और उधर चुनाव आयोग कुछ और करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में और क्या कुछ है जरा बताइए। हाँ, इस रिपोर्ट में राजीव जी एक बात ये भी है कि जो साथी बाद में जुड़े हैं आपको बता दो, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव पत्रकारों का एक संगठन है जो खोजी पत्रकारिता करता है और एक बहुत ही शानदार संगठन है ये, और जिसमें ये तमाम ऐसी खबरें लेकर आते हैं तमाम पत्रकार जो बताते हैं कि क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है दुनिया में, और कुछ ऐसी चीजों को, ऐसी खबरों को लेकर आते हैं जिसे छिपाने की कोशिश होती है। उसी में चुनाव आयोग ने कैसे डुप्लीकेशन की बात थी उसको कैसे यहां चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा और बाहर क्या कुछ कहा है, कर रहा है, यानी कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसको यहां उजागर किया है रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस अपनी रिपोर्ट में। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, और ये जो है इन्होंने कई जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स थे जो आमतौर पर जिलाधिकारी होता है उनसे भी बातचीत की, और क्या था तो एक DU ने जो अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये बताया
कि चुनाव आयोग रोज रोज जो BLO ऐप है उसमें कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है और बिना बताए कर रहा है। तो इससे ये साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि ये प्रोसेस जो है बहुत हड़बड़ी में और बिना कोई नियम कायदा कानून बनाए किया जा रहा है। ये उनका कहना था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चुनाव आयोग, हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मतलब जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, आमतौर पर DM ही जो है जिला अधिकारी जो होता है, जिला कहीं जिला कलेक्टर होता है वो होता है। बिल्कुल, उसने ये कहा। दूसरा ये है राजीव जी कि जो डुप्लीकेट वोटर हटाने का मामला है, आप अपना वोट अगर आपका डुप्लीकेट है तो आप खुद भी हटा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 है, उसकी धारा 21A वो जो है ये कहती है कि जो ERO है उसके तहत वो पहले उसकी जांच करेगा, फिर संबंधित व्यक्ति को नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू करने के बाद फिर उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई करने के बाद अगर वो पाया जाता है तब नाम कटेगा, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे नाम जो थे वो काटे जा रहे थे। तो ये चीज़ एक पकड़ में आ गई है। दूसरा, इन्होंने जिस तरीके से राजीव जी ये खुद प्रशिक्षण में शामिल हुई, इनकी टीम जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम उस प्रशिक्षण में शामिल हुई जहां BLO को दिया जा रहा था प्रशिक्षण, और इन्होंने वो ऐप देखे, उसकी वीडियो ट्रेनिंग ली और वीडियो रिकॉर्डिंग की उन ऐप की, उसमें क्या क्या किया जा रहा है। इन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें पकड़ी और ये इन्होंने देखा कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे वो इंस्ट्रक्शंस जो थे वो बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहा जाए कई स्टेप जो थे वो शॉर्टकट में किए जा रहे थे और BLO को मालूम नहीं पड़ता था कि क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और कब क्या इंस्ट्रक्शन बदल जा रहा है। तो यानी एक तरीके से जो आरोप लग रहा था, पहले भी जो द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी राजीव जी, आपको याद होगा, हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी, और उसमें बताया गया था कि व्हाट्सएप पर ही SIR की प्रक्रिया होती है वो सैंक्शन हो गई, और व्हाट्सएप पर ही जो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, उन्होंने अपनी आपत्ति जता दी कि ये हम नागरिकता मापने का काम कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है और किसी भी वैध वोटर का नाम कटना नहीं चाहिए। यानी एक डिसेंट नोट जो था वो वहाँ से आ गया, और उसके बाद वो व्हाट्सएप पर ही आदेश जारी हो गया, और जो आदेश जारी हुआ उसमें आधा सेंटेंस था, सेमी कॉलम के बाद वो सेंटेंस था ही नहीं, और चुनाव आयोग ने आज तक नहीं बताया है कि ये आधा सेंटेंस क्यों था और बाद का आधा सेंटेंस क्या था। रिपोर्ट उसकी इंडियन एक्सप्रेस की खबर पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना उसको अभी तक कहीं। अभी तक आप याद कीजिए संधू का जिक्र भी आया था, वही जिक्र आया था, और अभी तक ना संधू साहब ने कहा है कि मैंने व्हाट्सएप पे नहीं किया था, ना चुनाव आयोग ने इसके कोई किया है, ना उस खबर को मिसलीडिंग करार दिया जो मिसलीडिंग का ठप्पा लगा देते थे अभी तक चुनाव आयोग। तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं सत्यता, वरना चुनाव आयोग उसका खंडन करे, कहे कि ये मिसलीडिंग खबर है और ऐसा नहीं हुआ था। अगर ऐसा होगा तो अखबार अपनी जिम्मेदारी लेगा और सबूत पेश करेगा कि उसके पास क्या सबूत है। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। चुनाव आयोग पर संदेह क्यों पैदा हो रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। चुनाव की प्रक्रिया जो यहां निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और ये इसी को उजागर किया था राहुल गांधी ने अपने एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जवाब जरूर देने की कोशिश की थी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, और उन्होंने साफ साफ धमकाने के अंदाज में कहा था कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी ने दोनों में से कुछ नहीं किया, और ज्ञानेश कुमार भी आगे कुछ नहीं बढ़े। न ही इसके बाद राहुल गांधी पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई हुई। अगर एक्शन होना चाहिए था अगर राहुल गांधी गलत थे तो, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने का मतलब है कि राहुल गांधी गलत नहीं थे। इसके बाद राहुल गांधी का हौसला थोड़ा और बढ़ा, वो और आगे बढ़े, एक नहीं बल्कि दूसरा और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने ये बताया कि कैसे वोटों की चोरी हो रही है। ये सारी चीजें चलती रही, और इन सब के बीच जो अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट आ रही है, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग जगहों से जहां SIR करवाए जा रहे हैं, और उससे पहले बिहार के चुनाव में जो कुछ हुआ है, हम आज भी कह रहे हैं दावे के साथ कि बिहार के चुनाव में धांधली हुई है। बिहार के चुनाव में पहली धांधली थी, हर महिला के खाते में 10,000 रुपए, और अब यह खबर आ रही है कि उसमें कई पुरुषों के खाते में भी 10,000 रुपए चले गए, और पुरुषों से कहा जा रहा है कि आप पैसे लौटा दो। पुरुष कह रहे हैं कि हमारा वोट लौटा दो, तो आप वोट लौटा दो और या तो पैसा ले लो। ये दोनों बातें अलग अलग ढंग से चल रही हैं, तो बहुत कुछ ऐसी चलती रहेंगी। इन सब के बीच हम ब्रेकिंग बीच बीच में लेकर आते रहेंगे। आज इस कार्यक्रम को न्यूज रूम से, इस ब्रेकिंग न्यूज को खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों, और बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम जो हमारे इस न्यूज रूम में पीछे से बैकएंड से हमारी बहुत मदद करती है, उन सब का भी। और अब शाम को मुलाकात होगी 7 बजे न्यूज़ पॉइंट में, और उससे पहले
घूमता हुआ आईना देखना मत भूलिएगा। हाँ, वर्ल्ड बुलेटिन भी देखिएगा क्योंकि उसमें दुनिया की तमाम खबरें रहती हैं और बहुत महत्वपूर्ण खबरें। वर्ल्ड बुलेटिन, इवनिंग बुलेटिन यानी खबरें दिन भर की, और घूमता हुआ आईना मेरा साप्ताहिक प्रोग्राम न्यूज़ ऑफ द वीक, और साथ में फाइनल डोज टू द पॉइंट जहां हम बात करते हैं न्यूज़ पॉइंट में 7 बजे आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।